क्वेश्चंस के साथ ही जाने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसे बता भी दूं तब भी वो बात रहेगी नहीं। हमने बैच में कल परसों कंप्लीट किया था और उन लोगों की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी जो लोग पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, होपफुली आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ विद आंसर्स। वाइगॉस्की वाला पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है। सीटेट के बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, पेडागोजी स्पेशल में भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको अदर देन सीटेट किसी और एग्जाम के लिए डिटेल में पेडागोजी पढ़नी है, देश भर में कोई भी एग्जाम हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर लैब पेडागोजी स्पेशल 10 बैच। और सीटेट के बैचेस में तो फिर सारे सब्जेक्ट साथ ही चलते हैं, अलग से पेडागोजी नहीं, सब कुछ साथ में मिलेगा, मॉक टेस्ट से लेके सब कुछ। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक क्वेश्चन है प्यारा सा सुंदर सा, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ moral development, at what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something? बच्चे क्या हैं? आत्म केंद्रित हैं, ईगो सेंटर्ड हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, क्योंकि पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है। पियाजे की थियरी से इंस्पायर्ड है, तो जहां पे अभी मैं पहले नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप लोग आंसर सही दे दोगे। आगे एक क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कई सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही रहते हैं। ठीक जी, चश्मा चेंज हो गया, कुछ चेंज नहीं हुआ है यार, बस देखना एक बार। अगर हम बात करें कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होंगे? ये आपको एज का तो आइडिया है ही, ये 7 वर्ष के आसपास तक की उम्र होगी, 3 से 7, 2 से 7 कहीं, अगर पियाजे की थ्योरी भी आपने पढ़ी है तो। और यहाँ पे पूछा गया है, एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, यानी खुद का क्या फायदा होगा किसी काम को करने में, ये देखते हैं वो। अच्छा ठीक है, देखते हैं खुद का, मेरा क्या फायदा होगा। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट कौन सी स्टेज है? अभी मैं वो छोटा सा वीडियो भी दिखाऊंगी, फिर से मुझे याद आ गया। एट दी सेकेंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मेरा टिफिन खाया तो तुमको भी कल अपना टिफिन खिलाना पड़ेगा, है ना। बदले में मुझे क्या मिलेगा? हर दुकान से सामान क्यों लेके आऊं, मुझे क्या मिलेगा, है ना। कल भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, मैं अभी फिर से वो दिखा देती हूँ। और हम सब ने बचपन में ये चीज की है ना। घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, बिस्किट लेकर के आने हैं या कुछ भी, अभी आप देखना, इसमें आवाज आपको आ जाएगी होपफुली। ये वाला वीडियो नहीं है, ये दिस वन, ये इंस्टाग्राम पे मैंने 5 रुपए ले लियो। क्या है ये, है ना। उसकी मदर ने कहा कि दही ला दे, तो उन्होंने कहा नहीं ला रहा, बच्चे ने कहा, और उन्होंने कहा 5 रुपए ले लियो। तो एकदम से भाग के आता है, पूछता है कितनी लानी है ना। तो फनी है थोड़ा। तो ये कौन सा स्तर है? टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, मुझे क्या मिलेगा, है ना। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन कह देते हैं इसको हम। ठीक, मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूं कोई काम, है ना। 5, चलो अपनी भी एक चॉकलेट ले आना, इसलिए घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, बिस्किट नमकीन कुछ तो ले आओ यार। हाँ चॉकलेट लानी है तो मैं ले आऊंगा, मेरा क्या फायदा है। सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। म्यूचुअल इंटरेस्ट की भी नहीं, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात, मुझे क्या मिलेगा बदले में। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। एक बच्चा है जिसने 2 बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, और ये कौन सी स्टेज है? फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज है। 4 से 10 वर्ष की उम्र का बच्चा इस स्टेज में होता है, ये एक बेसिक बात है, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन बेसिकली। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो क्या देखेगा कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं कि क्या हुआ, तो पूछोगे कि मैम इसने मेरी कॉपी फाड़ दी, वो कहेगा इसने भी तो मेरी पेंसिल तोड़ी थी। तो वो कुछ ना कुछ बदले की बात चल रही है। म्यूचुअल एक्सचेंज में क्या मिलेगा, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, किसी काम को मैं तब करूं तो मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा। तो पहले स्तर के दूसरे चरण में टिट फॉर टैट कहते हैं इसको, जैसे को तैसा। पहला स्तर क्या है? फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल बोले तो 3 लेवल हैं। कन्वेंशनल तीनों ही लेवल्स में आता है, यानी परंपराओं से पहले, परंपराओं के दौरान और परंपराओं के बाद। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो एक छोटी सी चीज हमें देखनी है। ये तो हुई बैच की क्लास, ये शायद अच्छा कल होगी लास्ट क्लास में, बताऊंगी आपको बाद में। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब ही है परंपराएं, और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल हैं जो आपकी कोहलबर्ग की थियरी में आते हैं। हर एक लेवल पे 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल स्टेज पूछे तो 6, लेवल पूछे तो 3। एक लेवल सबके नहीं निकलेंगे, ये वो वाली कहानी नहीं है। कोहलबर्ग ने बहुत पहले लेवल दे दिए थे, ये आपके जो भी वो मार्केटिंग टाइप की चीजें वो नहीं है। ठीक है, आजकल चल रहा है बहुत। तो अगर हम देखें प्री कन्वेंशनल लेवल जो है पूर्व पारंपरिक, इसमें पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी पनिशमेंट से बचने के डर से कि मम्मी मारेगी, चुपचाप से जो कहा है कर देता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ, डांट पड़ेगी, चालान कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है? दूसरा है टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, या फिर गिव एंड टेक, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। 15 नाम इसके हो सकते हैं, है ना, अलग अलग नाम।
तो ये है आपका सेकंड स्टेज फर्स्ट लेवल की। यहाँ पे इस लेवल में खुद की मॉरलिटी जीरो होती है, एब्सेंस है मॉरलिटी की, खुद की कोई मॉरलिटी नहीं है, बाहर से एक्सटर्नल रूल्स की वजह से। कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो इसमें सोसाइटी के आधार पे व्यक्ति की सही और गलत, मॉरलिटी मतलब सही और गलत क्या है, आपका सही और गलत के सिद्धांत। ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल में सेल्फ के चोजन एथिकल प्रिंसिपल्स होंगे, व्यक्ति खुद से चूज करेगा क्या सही और क्या गलत है, यानी परंपराओं के परे चले गए तो सेल्फ पे आ गई बात, जब परंपराओं पे थे तो सोसाइटी पे आ गई। प्री कन्वेंशनल खुद की मॉरलिटी जीरो है, बस डांट या डर से बचने के लिए कोई काम कर रहे हैं या अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो एट दी सेकंड स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल, एट दी फर्स्ट स्टेज इन दी फर्स्ट लेवल नहीं, वो पनिशमेंट से बचने के लिए अगर करता, बच्चे को यही उसकी मदर ने कहा होता एक थप्पड़ लगेगा बेटा, चुपचाप से ले आओ सामान, देखना, फिर आंखें दिखा दी होती तो वो चला जाता, तो फर्स्ट लेवल हो जाता। एट दी फिफ्थ स्टेज का तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। एट दी थर्ड स्टेज इन दी सेकंड लेवल, वो तो लॉ एंड ऑर्डर होता है कि आपको ऑर्डर को या लॉ को, नियमों को फॉलो करना ही है, तो वो तो है ही नहीं कि आप रेड लाइट इसलिए ब्रेक नहीं करते क्योंकि फिर सब रेड लाइट ब्रेक करेंगे तो कैसे चलेगा, वो एक रूल है जो फिक्स है, इसलिए वो फर्स्ट होता। लेकिन यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट की, सेल्फ सेंटर्ड है बच्चा। सेकंड लेवल टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना। मैं वो वाला एग्जांपल भी देती हूँ, आप मंदिर गए थे, आपकी चप्पल कोई लेके चला गया, आप किसी और की पहन के आ गए, ये है टिट फॉर टैट वाली मॉरलिटी, है ना, सेकंड लेवल की। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दी स्टेज 5, पांचवी स्टेज की बात हो रही है, टोटल स्टेज 6 है, ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी एज गिवन बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इज मार्क्ड बाय। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के चरण 5 को किस द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन ये बताएगा कि फिफ्थ लेवल की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है अ फ्री आर्ग्यूमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता, ये है। या फिर अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे रूल्स को फॉर्मुलेट किया जा सकता है जो एथिक्स के परे चले जाएं, या फिर द नीड टू अपीयर टू बी गुड एज अ पर्सन, ये तो थर्ड स्टेज है, जब गुड बॉय नाइस गर्ल, मम्मी पापा आप पे प्राउड महसूस करेंगे इसलिए कोई काम करना है, तो ये थर्ड स्टेज है सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल लेवल की, ये तो फोर्थ हो गया, तो ये हट गया यहाँ से ऑप्शन में। बाकी देखते हैं फिफ्थ स्टेज की बात हो रही है कन्वेंशनल मॉरलिटी में, कैसे मार्क्ड बाय व्हाट, इसमें क्या होता है ना, किससे इसको चिन्हित करेंगे, किससे आइडिया लगेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अ फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं, सब एक जैसे ही लग रहे होते हैं, आप ये दोनों बातें सही है, लेकिन इसके पीछे का जो थॉट है वो थर्ड ऑप्शन में बताया गया है। अभी समझते हैं क्या कहानी है। फर्स्ट नहीं है इसका सही आंसर, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, है ना। इतने गलत जवाब हमने आज तक नहीं देखा कि कोई दे सकता है जितने आज आप दे रहे हैं। ठीक है जी, अगर हम देखें, हाँ, अरे बहुत बड़ा ट्विंकल कह रहे हैं 15 दिन का बेबी है, सब मना करते हैं, फिर भी मैं आपकी क्लास देख रही हूँ, देखो एक बार, ठीक, फिर भी ध्यान रखिए अपना, देखिएगा एक बार। यहाँ पे आंसर होगा नैतिकता को दरकिनार करने वाले नैतिक नियमों का निर्माण। अब ये हिंदी में थोड़ा सा अजीब लग सकता है पढ़ने में, लेकिन इसका मतलब क्या देखते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स, यानी ऐसे नैतिक नियम आप बना रहे हैं दैट बाईपास एथिक्स, यानी जो एथिक्स के बियॉन्ड चले जाएं, ठीक है ना। तो आप अब एथिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बट आई थिंक नैतिकता के अराउंड कोई तो शब्द होगा। राहुल पता है? कोई फायदा नहीं आपका। चलिए देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे दरकिनार करने वाले, अब बेसिकली फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, यानी ऐसे मॉरल रूल्स व्यक्ति बनाएगा। अब मॉरलिटी और एथिक्स का डिफरेंस समझने की जो नौबत है वो हमारी यहाँ आ जाती है, जो सीटेट में नहीं आती थी। ठीक, तो मॉरल्स और एथिक्स को हम अगर हम यहाँ पे बांट के देखें सिंपली, तो बहुत ही एक लाइन में समझेंगे, क्योंकि हमें कोई बहुत भारी बात की जरूरत नहीं है। मॉरलिटी और एथिक्स, ठीक है, ठीक, सिंपल है। ये थोड़ी सी इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा है, पर्सनल होती है मॉरलिटी या नैतिकता। वही एथिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एनवायरनमेंट के हिसाब से ज्यादा होंगे या सोसाइटी बेस्ड ज्यादा होंगे। हालांकि मॉरलिटी भी वैसी ही है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे देखें, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकता है या आसपास का जो माहौल है उसके हिसाब से। मॉरलिटी में आपकी पर्सनल इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है, आप पर्सनली किसी चीज को सही मानते हैं। जैसे चीटिंग को, भाई आप एक रिलेशनशिप में हैं, शादी में है, व्हाटएवर, चीटिंग को समाज गलत मानता है, एथिकली गलत चीज है बिल्कुल। किसी का मॉरल प्रिंसिपल ये हो सकता है जिसको लगता हो ठीक है यार, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को, है ना। मॉरली तो वो मॉरलिटी या मॉरल प्रिंसिपल्स क्या है, इंडिविजुअल ज्यादा है या पर्सनल ज्यादा है, व्यक्तिगत ज्यादा है।
वहीं एथिक्स एनवायरमेंट या सोसाइटी बेस्ड ज्यादा है ना। तो जबकि सोसाइटी कह रही है ये क्या एथिकल काम थोड़ी है ये, फिर हम सुनते हैं कहीं से बॉलीवुड से इधर से उधर से कि भाई म्यूचुअल दो लोगों का अपना एक अग्रीमेंट है और उनके लिए वो चीज सही है, उनको लग रहा है ठीक है भाई जिसका जहां मन करे रहो, चीटिंग करो, कुछ भी करो, उनके लिए वो चीटिंग है ही नहीं। ये क्या है, ये मॉरलिटी है जो इंडिविजुअल बेस्ड है। एथिकली आपको वो गलत लगेगा क्योंकि एज अ एनवायरमेंट में सोसाइटी को वो चीज शायद सही ना लगे। ठीक, तो ये एक चीज हुई। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जब फिफ्थ स्टेज में व्यक्ति पहुंच जाएगा तो वो फॉर्मुलेट कर पाएगा फॉर्मुलेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज दैट बाईपास एथिक्स, यानी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके परे भी उसके कुछ मॉरल रूल्स बनाने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी फिफ्थ स्टेज पे, कि जो नियम है अगर वो भला नहीं कर रहे या उसके पार भी एक दुनिया हो सकती है। जरूरी नहीं है जो नियम है वो फिक्स्ड है या एब्सोल्यूट है, उनमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ये बात होती है यहाँ पे स्टेज 5 में। और यहाँ पे फ्री अग्रीमेंट टू फॉलो अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, फ्री अग्रीमेंट नहीं है ना, ये फ्री अग्रीमेंट नहीं है कि भाई बेनिफिट हो रहा है ह्यूमैनिटी का इसलिए आप क्या करो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब इसके अंदर आएगा। लेकिन इसका बेसिस यही है, अ फ्री एक्सप्लोरेशन ऑफ एथिक्स इवन बियॉन्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से ही एथिक्स बने हैं, तो ये लिंग्विस्टिकली बहुत सही बात नहीं बनती है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो मानवता के लाभ के लिए एक सामाजिक अनुबंध का पालन करने के लिए एक स्वतंत्र समझौता, तो ये यहाँ पे समझौता की बात हो ही नहीं रही थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कहते हैं हम, कि समाज के कुछ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं आप बना रहे हो उस अग्रीमेंट को, है ना, बट उनमें बदलाव लाया जा सकता है कि इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, वो बात यहाँ आ रही है। उन्होंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात की, हाँ लोगों का बेनिफिट हो रहा है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना लो, तो वो तो पहले से ही मान के चल रहे हैं कि जो रूल्स बने हैं वो इसी चीज के लिए बने कि फायदा हो, नहीं हो तो उनमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे व्यक्ति फॉर्मुलेट कर पाता है मॉरल रूल्स दैट बाईपास एथिक्स, जो समाज के लिए हो सकता है, जो फिक्स नियम है। जैसे हम किसान आंदोलन की यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वो क्या है, अगर हम बात करें तो वो नॉर्म है, रूल है, लेकिन लोगों ने क्या किया, अपोज किया, चेंज हो गया। मैं पॉलिटिकली इसको बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये क्या हुआ, एक बड़ी पॉपुलेशन ने कहा भाई नियम है ठीक है, लेकिन नियम समाज के लिए ही बने ना, अगर हमारा फायदा उससे नहीं हो रहा तो बदल दो, उसको चेंज किया जा सकता है। तो जो नियम है, जो एथिक्स थे, बाईपास कर दिया उनको मॉरल रूल्स ने, जो पर्सनल इंडिविजुअल्स के रूल्स थे अपने, वो आकर के उन्होंने कहा नहीं भाई आपने जो एनवायरमेंट में एथिक्स सेट किए ये काम नहीं कर रहे हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, इसको चेंज करो। तो वो ऑलरेडी ही इधर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कहता है कैरल गिलिगन, ये तीनों टाइप ही इंपॉर्टेंट है। कैरल गिलिगन critiqued Lawrence Kohlberg's theory of moral development by arguing that men have morality of dash while women have morality of dash। कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की यह तर्क देकर आलोचना की कि पुरुषों में डैश की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में डैश की। यानी कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया है, इवन कोहलबर्ग को कई तरीके से क्रिटिसाइज किया जा चुका है। इनके 4-5-6 क्रिटिसिज्म हैं जिन पे हम अभी चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से 3 पढ़ते हैं, उन्हीं से जोड़ करके मैं आपको 2-4 और एक्स्ट्रा बताऊंगी। अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब हम बात कर रहे हैं कैरल गिलिगन की, तो कैरल गिलिगन एक फीमेल हैं, अभी भी हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग तो नहीं रहे, उन्होंने ही कमिटेड सुसाइड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की आई थिंक स्टूडेंट रही कैरल गिलिगन, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस थियरी को, जेंडर बायस कहा, और भी लोगों ने कहा। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो कोहलबर्ग की जो थियरी है उसको क्रिटिसाइज किया ये कह के कि कोहलबर्ग ने ये अज्यूम किया कि जो मैन की मॉरलिटी है, जो पुरुषों की मॉरलिटी है वो जस्टिस बेस्ड है, न्याय बेस्ड है, वही महिलाओं की मॉरलिटी जो है वो केयर बेस्ड है, ये कह करके। ठीक, इस चीज पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ कि पुरुषों में न्याय की नैतिकता होती है जबकि महिलाओं में देखभाल, केयर, कंपैशन, इन सब के बेसिस पे भी वो डिसीजंस लेती हैं। और जबकि यहाँ पे सिर्फ पुरुषों की बात, मतलब क्योंकि इन्होंने सैंपल्स ही सिर्फ मेल्स का लिया था तो ये तो होना ही था, इसको जेंडर बायस तो कहना ही था। दूसरी बात, इस चीज पे भी इनको अलग से क्रिटिसाइज किया गया है कि जो जस्टिस की मॉरलिटी है, आपने इतना ध्यान दे दिया इस पे कि बाकी फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट ही नहीं छोड़ा। सिर्फ जस्टिस थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी ने चाटा मारा आप भी चाटा ही मारेंगे। भाई हो सकता है उसकी मन स्थिति खराब हो, जो मानसिक स्थिति है, उसकी मेंटल स्टेट है वो ठीक ना हो, तो आपके अंदर अगर केयर है, कंपैशन है, तो आप वो टिट फॉर टैट नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा सिर्फ जस्टिस की मॉरलिटी काफी नहीं है, कई बार हमें कंपैशन, केयर और जो इस तरह की एम्पैथी, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनको भी ध्यान में रख करके मॉरल डिसीजन लिए जाते हैं, सिर्फ जस्टिस नहीं होता हमेशा। तो इस बात पे इनको क्रिटिसाइज किया गया कि मैन की मॉरलिटी जस्टिस से जुड़ी हुई है और फीमेल की केयर से। तो केयर वाले एस्पेक्ट, और केयर ऐसा नहीं है मैन में नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये तो उनको क्रिटिसाइज इस बात पे
किया गया क्योंकि इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, सैंपल्स में भी नहीं लिया फीमेल्स को। अगर हम बात करें इनके कुछ मेजर क्रिटिसिज्म है जो मैं बैच में भी पढ़ाती हूँ, हमने मैराथन में भी डिस्कस किए हुए हैं, ये 3 मुख्य हैं, इससे जोड़ के मैं और 3 बताऊंगी। नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स, यानी ये थियोरी को हर तरह से बायस ही बायस कहा गया है। अगर देखें हम कि कल्चर बायस है इस थियोरी में, यानी संस्कृति पक्षपात है कि भाई 2 तरह से अगर हम देखें तो एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं, अमेरिका है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां इंडिविजुअल महत्वपूर्ण है, और हमारी कंट्री किसमें आती है, कलेक्टिविस्ट कल्चर है हमारे यहाँ, सबको साथ लेके चलो, है ना, सबका साथ सबका विकास टाइप की चीजें, ठीक है। तो अब होगा क्या उसमें, ये बात मैं वैसे भी कहती हूँ आपके बैचेस में भी कि हमारे यहाँ बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली गांव वगैरह में जहां कलेक्टिविस्ट सोसाइटी और ज्यादा मतलब उसकी पकड़ है कि माँ बाप को या बूढ़े माँ बाप को या दादा दादी को कोई ओल्ड एज होम छोड़ के आए। इसका मतलब ये नहीं है सबको बहुत प्यार है अपने दादा दादी से, किसी के मन में नहीं आ रहा, किसी को बोझ नजर नहीं आ रहे, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे सारे लोग वैसे नहीं होते, हर तरह के लोग हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि किसी को नहीं होता, ऑफ कोर्स लोगों को होता है, तो लेकिन सब लोग 100% ऐसे होंगे जो आउट ऑफ लव और केयर ही अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जो शर्म की वजह से नहीं भेज पाएंगे कि समाज क्या कहेगा, आसपास के लोग क्या कहेंगे, गांव में जीना हराम हो जाएगा। ये एग्जैक्टली इसी तरह की बातें होती हैं अगर माँ बाप को कहीं भेज दिया तो, ओल्ड एज होम भेज दिया तो हमारी क्योंकि सोसाइटी कलेक्टिविस्ट है तो हमारे यहाँ ये चीज गलत मानी जाएगी, इसलिए कई लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। वही इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में जहां व्यक्ति या इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी है, वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, वहां पे ये चीज कॉमन प्रैक्टिस हो सकती है कि माँ बाप अलग रहते हैं, बेशक बूढ़े हैं, और आप अलग रहते हैं, या फिर बच्चा 18 साल का हुआ तो वो अलग। तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा ही रहता है जीवन भर, जब तक माँ बाप जीवित हैं वो बच्चा ही रहेगा, अपने डिसीजन बहुत कम ले पाता कई बार। तो ये क्या हुआ, ये सोसाइटी का खेल है, कल्चर का खेल है कि हमारा कल्चर कलेक्टिविस्ट कल्चर है, जिसकी ऑफकोर्स कुछ अच्छाइयां होंगी, हर चीज की अच्छाइयां बुराइयां होंगी ही। कलेक्टिविस्ट कल्चर है कि हम साथ में समूह में चलते हैं, तो यहाँ बहुत सारी चीजें जो कोलबर्ग कह रहे थे वो लागू नहीं हो पाएंगी, और ऐसी कई सारी चीजें कलेक्टिविस्ट कल्चर की लागू नहीं हो पाएंगी इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में। और इन्होंने कह दिया ये हर कल्चर में लागू हो जाएंगे, ये थियोरी की जो स्टेजेस हैं, तो हर एक कल्चर में नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, हर एक कल्चर में ये स्टेजेस लागू हो जाएं ये जरूरी नहीं है। ये इनका क्रिटिसिज्म है कि आपने तो यूनिवर्सली स्टेजेस दे दिए, 6 स्टेजेस हैं, 3 स्तर हैं, और दुनिया भर के लिए यही रहेंगी। ऐसा थोड़ी है कोलबर्ग की स्टेजेस बदल जाएंगी, अमेरिका में अलग होंगी, यहाँ अलग होंगी, सेम है, बट हर एक कल्चर पे ये लागू होंगी जरूरी नहीं है। और यही क्रिटिसिज्म वाइगोत्स्की का भी है कि आप हर कल्चर के लिए नहीं बोल सकते। तो ये एक बेसिक बात हुई, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर्स। तो कल्चर बायस पाया जाता है इस थियोरी में, जरूरी नहीं है जो बात कलेक्टिविस्ट कल्चर में मानी जा रही है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, जो बात भारत में सही हो सकता है अमेरिका के लिए गलत हो, जो अमेरिका में सही है जो भारत में गलत हो, ठीक। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, यानी कि जो आप मॉरल थिंकिंग है, आपकी मॉरल रीजनिंग है, दैट डज नॉट मीन कि आपका मॉरल डिसीजन भी सेम होगा। मतलब क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है, जो मॉरल रीजनिंग है, मॉरल रीजनिंग लगती है, तर्क लगता है, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो मॉरल रीजनिंग जो नैतिक तर्कना है, मॉरल रीजनिंग डज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है मॉरल डिसीजन के आपने जो तर्क दिया किसी काम को करने के पहले, है ना, कि प्यार में दुनिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे, दुनिया भूल जाएंगे, फलाना कर देंगे, है ना। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ बहुत बार कि यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज आप देखिए इंटरनेट पे, और ऐसे ऐसे जवाब, कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति कहेगा कि हम करप्शन करेंगे, है ना, नहीं कहेगा ना कोई भी। एक से एक बढ़िया जवाब आप दे सकते हैं जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो, जब परिकल्पनात्मक सिचुएशन हो, जब इमेजिनरी सिचुएशन हो, जब आपको कहा जाए अच्छा जी पिताजी को बचाओगे या पत्नी को, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कह देंगे नहीं पिताजी को बचाएंगे, हो सकता है रियलिटी में पत्नी को बचा लें आप। तो ये हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में, इमेजिनेशन में जब आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपकी रीजनिंग कुछ और हो सकती है, और एक्चुअल में एक्शन आपका जब होगा, मॉरल डिसीजन जब आप ले रहे होंगे, वो एकदम अलग हो सकता है। तो इस बात पे भी इनको क्रिटिसाइज किया गया, इनकी आलोचना की गई कि जरूरी नहीं है कि जिन लोगों ने, इन्होंने अगर कोलबर्ग की बात करें, जो ग्रुप बना के मॉरल डिस्कशन करके थियरी दी, उन लोगों ने उस माहौल में जो जवाब दिए, जरूरी नहीं है जब रियलिटी में सिचुएशन आएगी तो वो वैसे ही करेंगे। दहेज के खिलाफ सब बोलते हैं, है ना, अगेन वही मॉक इंटरव्यू का एग्जांपल मैं लूंगी, तो हर कोई कहेगा नहीं करप्शन नहीं करेंगे, दहेज नहीं लेंगे, फलाना नहीं करेंगे, रियल सिचुएशन में लोगों के रेट फिक्स हैं। तो ये क्या है, ये सिचुएशन आती है तो लोग बदल जाते हैं, फिर दहेज को गिफ्ट कह के लेना पड़ता है। तो ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन जाती है। मॉरल रीजनिंग अलग है आपका और डिसीजन अलग है, यानी एक्शन लेने के टाइम पे कुछ और हो जाता है, बातें बनाने के टाइम पे कुछ और हो जाता है। फिर आएंगे थर्ड पे, बायस्ड सैंपल्स। बायस्ड सैंपल्स, अब ये कल्चर बायस भी है इसमें, जेंडर बायस भी है, एज बायस भी है इस थियोरी में।
बायस्ड सैंपल्स कैसे हैं? दो तरीके से बायस्ड हैं। एक तो ये जेंडर बायस तो है ही कि महिलाओं के पर्सपेक्टिव को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया। दूसरा, जितने भी सैंपल थे जिन पे ये थियरी बनाई गई, जिनको बिठा करके, उन सैंपल्स में सिर्फ मेल्स थे। 16 साल तक के लड़के ही थे, सिर्फ बॉयज को ही रखा गया। मेल सैंपल है। महिलाओं के पर्सपेक्टिव को, जबकि हम माना जाता है कि महिलाएं जो है ज्यादा केयरिंग है, कंसर्न है, और यहाँ पे तो ये भी कहा गया है कि थर्ड स्टेज के बियॉन्ड नहीं जा पाएंगी इस थियरी के हिसाब से फीमेल्स, क्योंकि उनका ध्यान गुड बॉय नाइस गर्ल वाली बात पे, या समाज को या वो फीलिंग्स के आधार पे चीजों को मैनेज करने में ज्यादा रहता है, या वो कंपैशन केयर ये वाली मॉरलिटी उनकी ज्यादा रहती है। तो जेंडर बायस थियरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि, और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा नहीं है ना कि हम ये कहें कि जस्टिस की ही मॉरलिटी सही है, केयर के आधार पे कोई डिसीजन लेना गलत है। केयर गलत कब से हो गई, कंपैशन गलत कब से हो गया? तो इस बात पे इनको क्रिटिसाइज किया गया। तो ये जेंडर बायस भी है, दूसरा एज बायस भी है थियरी, कल्चर बायस भी है। 3 तरह के बायस हो गए। एज बायस कैसे है? सिर्फ 16 साल तक के बच्चों को लिया गया। अब एक 16 साल का व्यक्ति जिसके कभी बच्चे नहीं हुए, जिसकी कभी शादी नहीं हुई, जिसने बहुत सारी चीजें जीवन में अभी देखी ही नहीं, वो सिर्फ कल्पना के आधार पे कहेगा कि हाँ मैं ऐसे कर लूंगा। उसने एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं ना, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, या उतना अभी देखा ही नहीं है दुनिया को। तो उस सेंस में यहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, क्लियर है? कोई कह रहा है हमारे उत्तराखंड में तो लड़की नहीं मिल रही, आप दहेज की बात कर रहे हो। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है सभी प्रकार के जो मैंने आपको कोलबर्ग के बताए हैं। क्लियर है कि एक तो हर एक कल्चर में ये बात लागू हो जरूरी नहीं है। कलेक्टिविस्ट कल्चर में अलग होगा, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में अलग होंगी चीजें। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी इमेजिनरी सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मॉरल रीजनिंग जो आपने तर्क दिया है और जो आप डिसीजन लेंगे एक्चुअल में, जब आपने डिस्कशन में जो चीज कही है और एक्चुअल में जब आप करेंगे उस चीज में, तो उसमें कथनी और करनी में अंतर हो सकता है। इस बात पे क्रिटिसाइज किया गया है। बायस्ड सैंपल्स हैं, इतनी हर एज के लोग इसमें शामिल नहीं थे, तो सबके लिए बात लागू होगी ये कहना गलत हो जाएगा। और जेंडर की अगर हम बात करें तो सिर्फ मेल सैंपल्स को लिया गया। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये मेजर क्रिटिसिज्म है। अब कोई भी क्रिटिसिज्म का सवाल कभी भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखना क्वेश्चन नंबर 4 देखना, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। कैरल गिलिगन हैज क्रिटिसाइज्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैसे? टाइम चेंज कर दीजिए, सुबह स्कूल जाना होता है। मंडे से 7 बजे है क्लास आपकी, मैं ये अनाउंस करना भूल गई थी। मंडे से 7 बजे है क्लास आपकी, है ना। 8 साल बाद हम लोग, बीच में मैराथन वगैरह हमने किए थे 7 बजे करीब, बट अब मैं भी इस टाइम से थोड़ा सा बोर हो गई हूँ। और 10 बजे के बाद मैं देखती हूँ ये बहुत टाइम से चल रहा है। अगले दिन जब आपको स्कूल जाना होता है कहीं भी, तो कई लोगों को दिक्कत होती है। और दूसरा, मुझे भी थोड़ा एक फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में तो सब खुला होता है, मैं तो रात को जागती ही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिलेगा, किससे मिलना हो, थोड़ा घूमना फिरना हो, इधर उधर की बातें मत सोच लेना, लोगों से मिलना होता है कई बार। तो मैं भी अगर 8 साढ़े 8 तक फ्री हो जाऊंगी, या जिम जाने का सोच रही हूँ बहुत टाइम से, तो वो सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है ना। चलिए खैर, तो 7 बजे से है मंडे क्लास आपकी। देखते हैं एक बार, अगर हम बात करें 81% लोग जवाब दे रहे हैं शाम को 7 बजे से, सुबह 7 बजे से नहीं। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो देखना, कैरल गिलिगन ने क्रिटिसाइज किया है कोलबर्ग को किस बेसिस पे? फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर्स। नहीं, जेनेटिक फैक्टर्स पे नहीं है ये इनको क्रिटिसिज्म मिला। फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, नहीं, इसको भी इस तरह से भी क्रिटिसाइज नहीं किया कि जो फ्रॉम अ सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, उसमें भी नहीं कर सकते, इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है, वो थियरी पे बेस्ड है। फ्रॉम अ फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्टिक यानी नारीवादी दृष्टिकोण से, कि महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में नहीं रखा गया और केयर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में नहीं रखा गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 5, फटाफट से देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कहता है, एट विच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। यानी कौन से स्तर पे ये रीजनिंग होती है एक व्यक्ति की कि लोगों को टिपिकली ये बिलीव करना है कि पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, यानी समाज की आकांक्षाओं के अनुसार लोगों को जीना चाहिए और उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए, गुड वेज में, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जीना चाहिए। फटाफट से बता दीजिए कि इसमें क्या बात सही होगी, क्या नहीं होगी। यार अभी कुछ टाइम करके देखने दो, फिर देखेंगे। कोई कह रहा है 9 o'clock ही बेस्ट है। एक्चुअली 9 o'clock फिर हो नहीं पाता, 9 की जगह 9:30 जा रही है क्लास, या तो 9 एग्जैक्ट शुरू हो पाए, बट वो अभी लग नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास और फिर वो बना के ऐसे ही हो जाता है हिसाब किताब कि 9:30 पहुंच जाती है क्लास। तो एक हफ्ते करके देख लेते हैं, अगर आपको मुझे दोनों ठीक लगेगा तो रखेंगे 7 बजे।
ठीक, देखो सबको तो कन्वीनियंस किसी भी टाइम नहीं होगी, चाहे मैं कोई भी एक टाइम चूज कर लूं सब खुश होंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। देखना एक बार, बट ज्यादातर लोग खुश होने चाहिए। देखिएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर क्या बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। गुड बॉय नाइस गर्ल, प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं है, ये कन्वेंशनल है, क्योंकि समाज की बात हो रही है। प्री में तो समाज से पहले की स्टेज है। गुड बॉय नाइस गर्ल थर्ड स्टेज है ना। Believe that people should live up to the expectations of the society and behave in good ways, और फोर्थ स्टेज भी इसी में आ जाएगी क्योंकि इन्होंने जनरल बात कही है। थर्ड और फोर्थ दोनों ही इसी में आ जाएंगे। पारंपरिक स्तर है जो दूसरा स्तर है, परंपराओं यानी सोसाइटी के हिसाब से व्यक्ति यहाँ पे बिहेव करता है। मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले ही, याद हो अगर, है ना, कि कन्वेंशनल लेवल पे क्या है, सोसाइटी के हिसाब से बिहेव करेगा व्यक्ति। चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टोटल क्वेश्चंस वही है 30। शुरुआत के 10 एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें डिस्कशन होके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, फिर स्पीड हम बढ़ा देंगे। ठीक है जी, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नूरी जजेस अदर एक्शंस बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वी शुड ओबे रूल्स फॉर दैट सेक। एज पर लॉरेंस कोलबर्ग, व्हाट स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इज नूरी एट प्रेजेंट। मतलब नूरी अन्य कार्यों का मूल्यांकन इस तर्क के आधार पर करती है कि समाज के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं सोसाइटी को लेके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मम्मी का डायलॉग याद आ गया मुझे, एनीवेज अरस्तु ने कहा है, एरिस्टोटल ने। ठीक, तो नूरी जजेस अदर एक्शंस बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट दैट वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वी शुड ओबे रूल्स फॉर दैट सेक। क्योंकि हमारा कुछ समाज के प्रति भी कर्तव्य है, तो हमें नियमों को इसलिए मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा समाज के प्रति कर्तव्य है ना। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, तो क्योंकि आपका समाज के प्रति कर्तव्य है तो आपको मानना चाहिए। आपको मानना चाहिए क्योंकि समाज के प्रति कर्तव्य है। एज पर टू मच फन, एज पर लॉरेंस कोहलबर्ग, व्हाट स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग इज नूरी एट प्रेजेंट? बताइए। तो 59% लोग कह रहे हैं कन्वेंशनल। हाँ, आसान हो गया ना, स्टेज नहीं पूछा। अगर स्टेज होता तो फोर्थ लेवल हो जाता है यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग कह देते हैं उसको, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फोर्थ स्टेज आपकी हो जाती है परंपरागत, क्योंकि समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से अगर डिसाइड हो रहा है कोई भी काम जो तर्क है तो वो कन्वेंशनल लेवल है। सोसाइटी है ही नहीं या व्यक्ति की खुद की कोई मॉरलिटी है ही नहीं, एब्सेंस है, बस पनिशमेंट वगैरह से बचने के लिए कर रहा है, तो प्री कन्वेंशनल हो गया। पोस्ट कन्वेंशनल में सेल्फ के रूल्स होते हैं। ये सिंपल तरीका है तीनों का जवाब ढूंढने का, फॉर्मल, ऑपरेशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल कुछ होता ही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा। लॉरेंस कोलबर्ग इवेल्युएटेड दी डैश अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच डैश का मूल्यांकन किया। कैसे? इम्पैक्ट ऑफ प्रेज ऑन इमोशंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, कि उनका शारीरिक विकास कैसे होता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग या कोर्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। बताइएगा फटाफट से। बात क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों के बीच डैश का मूल्यांकन किया। नैतिक तर्क का विकास कैसे होता है बड़े और बच्चों में, जब वो छोटे होते हैं 4 से 10 साल में, फिर 10 से 13 साल में जो कन्वेंशनल लेवल है, 13+ जो कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, तो कैसे उनका एज के हिसाब से अलग अलग तरह से उनका सही और गलत बदलता है। जब आप 15 साल के होंगे तो आपके लिए कोई चीज सही हो सकती है ना। और जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो वो बोलता है कि मैंने जब बचपन में था ऐसे कुछ टीन एज में, तो मुझे लगा यार बढ़िया लड़की, एकदम मैं गोल्ड डिगर बनूंगा। ये एक मेरा मेल फ्रेंड कह रहा था एक दिन, है ना, मैं एकदम बढ़िया गोल्ड डिगर बनूंगा। मम्मी को कहता था मैं बढ़िया लड़की ऐसी जो अच्छे, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, उससे शादी करूंगा क्योंकि मैं मतलब मिल जाएगी, ठीक है ना, इस टाइप की बातें। अभी उसकी ये सोच बदल गई जैसे वो अडल्ट हुआ, अब उसको ऐसा नहीं लगता। तो क्या होता है, एज के अनुसार, एज के हिसाब से हमारा सही और गलत भी बदलता है। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क का विकास। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, देखते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखो, जेंडर वाइज बातें नहीं करेंगे हम, ये लड़कियों के लिए भी सेम हो सकता है, बात बराबर ही रहेगी। एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी डू इंडिविजुअल्स रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट दी सोसाइटल लॉज। समाज के खिलाफ भी चली जाए चीजें अगर, तब भी जो ह्यूमन का राइट है, जो मानव के अधिकार हैं और न्याय है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ समाज के लिए नहीं जी रहे हो, समाज आपसे है, आप समाज से नहीं है, मतलब दोनों चीजें म्यूचुअली चलनी चाहिए। वैसी सी बात 6th स्टेज में तो यही होता है कि आप निर्धारित कीजिए आपका सही गलत। ठीक है,
तो फटाफट से बताइए क्या होगी कहानी। कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज है जब मॉरल डेवलपमेंट थियरी में कि डू इंडिविजुअल्स रीजन दैट ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन इफ दे गो अगेंस्ट दी सोसाइटल लॉज। भाई मानव के अधिकार इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके लॉज को बदल दो अगर जरूरत पड़े तो ये लास्ट स्टेज है ना। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के व्यक्ति समाज से लड़ने को तैयार है क्योंकि उसके भी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं। जैसे दास प्रथा को इसी के तहत खत्म किया गया है ना, सती प्रथा को, और कितनी सारी चीजें होंगी। किसी ने तो सोचा होगा ना कि ये लॉज, उस समय का तो लॉ था ना कि ऐसे ही होता है, ये तो नियम है, समाज में तो ऐसे ही होता है ना, पति की मृत्यु पे पत्नी को मर जाना चाहिए, ये लॉ था ना उस समय का, सोसाइटी थी ऐसी ही वर्क करती थी। किसी ने तो कहा होगा भाई ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये क्या कर रहे हो आप, है ना। तो वो व्यक्ति, इसका मतलब उस समय वो बियॉन्ड समाज के परे सोच पा रहा था उस चीज को, राजा राम मोहन रॉय। चलिए खैर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है ये कुल मिला के। गुड बॉय नाइस गर्ल तो आपका थर्ड स्टेज होती है, जब बस आपको अच्छा बनना है, हाँ ठीक है यार समाज में ऐसे ही होता है, चलने दो, कोई बात नहीं, सती प्रथा कोई दिक्कत नहीं है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट पहली स्टेज है, ये आप पनिशमेंट से बचने के लिए कोई काम कर रहे हैं। अथॉरिटी के पापा डांटेंगे, लव मैरिज तो इसलिए नहीं करनी है। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है कि आपको रूल्स आर रूल्स फिक्स्ड है भाई, कोई नहीं बदल सकता, है ना। तो ये है आपका फोर्थ स्टेज सेकंड लेवल में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग इन हिज थियोरी ऑफ मॉरल रीजनिंग। लॉरेंस कोहलबर्ग की मॉरल रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा चरण उन्होंने प्रतिपादित नहीं किया है नैतिक तर्कराम में, बताइएगा फटाफट से। कोई कह रहा है ये गलती से गलत हुआ कसम से, काजल कह रही है कोई बात नहीं काजल, हमारे यहाँ पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, पेपर में मत करना, बस ऐसे गलती से गलत फ्लो में हो गया क्या, कल कोई कह रहा था ना फ्लो में गलतियां हो जाती हैं। देखो एक बार अगर हम बात करें तो ये कन्वेंशनल स्टेज है, अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल कुछ होता ही नहीं है इस थियोरी में, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो देखो फटाफट से, मॉरल रीजनिंग की कौन सी चीज नहीं है, तो जो नॉट है वही तो सही है, जो गलत है जब ये होता नहीं है तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ है। अपरंपरागत मंच कह लीजिए या चरण कह लीजिए, कुछ नहीं होता, परंपरागत चरण है, पूर्व परंपरागत चरण है और उत्तर परंपरागत चरण है जिसको बाद लिखा हुआ है, लेकिन अपरंपरागत कुछ नहीं होता। तो यही गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड गर्ल नाइस बॉय या गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़की, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अभिमुखता प्रदर्शित करता है, बताइएगा एक बार। मेरी तो कभी चट नहीं पड़ती, आप काजल तोमर कह रही हैं, आपकी भी पढ़ लिया भाई, रैंडम होती हैं चीजें, मैं प्लान थोड़ी कर सकती हूँ, जिसका मैसेज जिसका मतलब ये कमेंट दिख जाए। देखो एक बार, लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा स्तर है जब बच्चा कहेगा गुड बॉय नाइस गर्ल, माँ बाप आप पे बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि आप नौकरी लेंगे, ये है गुड बॉय नाइस गर्ल कि मम्मी पापा कहेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, मेरा बाबू मेरा बच्चा कितना प्यारा है ना, वो बाबू सोना वाला बाबू नहीं, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या हो सकता है कि आप अगर सच बोलेंगे तो आपके माँ बाप आप पे गौरवान्वित महसूस करेंगे, प्राउड होंगे, है ना, अप्रूवल मिलेगा आपको, प्रेज मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, यानी मम्मी गुड गर्ल कहेंगी, गुड बॉय कहेंगे, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये क्या है आपका कन्वेंशनल लेवल है, थर्ड स्टेज है। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस होती हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, पनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन, इंटेंशन कोई मैटर नहीं करती, गलत काम अगर किसी को पनिशमेंट मिल रही है उसने गलत किया होगा, उसके पीछे की इंटेंशन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहली स्टेज में पहले लेवल में। फिर आता है आपका टिट फॉर टैट वाला स्टेज, फिर थर्ड स्टेज कन्वेंशनल का पहला ये है आपका यही वाला गुड बॉय नाइस गर्ल, और इसमें फोर्थ होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, यानी नियम बने रहें। और अगर हम बात करें इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल में फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स और एथिकल प्रिंसिपल, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं थर्ड लेवल पे। तो परंपरागत स्तर, ये हेटेरोनॉमस मॉरलिटी और मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है वो उतनी महत्वपूर्ण है नहीं, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई जरूरत ऐसा सच नहीं है, नहीं पूछी जाती आजकल कहीं। तो नैतिक उस थियरी पे बेस्ड है ये थियरी, पियाजे की नैतिक विकास की भी एक थियरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलावा, उसमें ये बात होती है हेटेरोनॉमस और ऑटोनॉमस मॉरलिटी की, ठीक। हेटेरोनॉमस जब बाहर से लोग आपके लिए डिसाइड करें, ऑटोनॉमस जब आप अपने लिए डिसाइड करें।